नमस्ते दोस्तों। 10 साल के संघर्ष के बाद राहुल गांधी जी विपक्ष के नेता बन गए। ये वही राहुल गांधी जी है जब मोदी जी अपने एक इंटरव्यू में कहा था, मोदी जी ने, प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था, कौन राहुल? और पूछने वाले मीडिया बहुत हंस रहे थे, पर अफसोस आज एक नज़ारा बदल गया है। ये वही मीडिया आज अपनी हंसी और अपनी सांस दोनों रोक कर उनकी प्रशंसा में लगे हुए हैं। राहुल ने सर जो ये अमीरी गरीबी की बात की, कौन राहुल? में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने यह सफेद टी शर्ट पहनना शुरू किया और तब से लेकर लोकसभा में शपथ लेने तक वो इसी सफेद टी शर्ट में हर रोज हर जगह लोगों को दिखाई दिए। और इसी सफेद टी शर्ट में देखकर लोगों ने उन्हें बड़ा पसंद किया, क्योंकि देश में पहली बार हमारे देश की जनता ने एक नेता को इस तरह के पहनावे में देखा जो बाकी के पारंपरिक नेताओं से बिल्कुल अलग दिखता था। ऐसे टी शर्ट पहने हुए हमारे देश में किसी लोगों ने नेताओं को देखा नहीं था। तो ये एक नई बात थी और लोगों ने इसे पसंद किया। और बहुत सारे जो युवा थे, देश के लोग थे, उन्हें ऐसा लगा जैसे राहुल गांधी हमारे जैसे ही दिखते हैं, हमारी तरह ही बातें करते हैं, क्योंकि वो बातें भी बड़े सरल अंदाज में, सरल हिंदी में किया करते थे। अरुणाचल प्रदेश के अंदर सरकार द्वारा बनाया गया एक खूबसूरत नदी जो सिर्फ और सिर्फ बारिश में ही देखने को मिलती है, तो उसका एक छोटा सा झलक मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। ये इसको भूल मत करो कि आप लोग ये कहीं हम नदी में बहता है या फिर कहीं हम नाला में बैठा है। ये दरअसल जो है अरुणाचल प्रदेश का स्थित जो नेशनल हाईवे है 415 है। तो ये हाईवे का हालात ये है, यहाँ जो है इंजीनियर जो लोग इसको काम करता है ना, ये कहाँ से पढ़ के आता है आज भी मतलब समझ में नहीं आता है। अरुणाचल प्रदेश के हाईवे को जानना है तो आपको जो है बारिश के दिनों में आना चाहिए, तब आपको दूध का दूध पानी का पानी पता चल जाएगा कि यहाँ जो है हाईवे को किस प्रकार निर्माण किया जाता है। बारिश के दिनों में पूरा हाईवे के बीचों बीच से नदी की तरह पानी ऐसे बहने लग जाता है जो ईटानगर को नाहरलगन से कनेक्ट करता है, नाहरलगन को ईटानगर से कनेक्ट करता है। मंत्री क्या सो रहा है? मिलिए, ये है एजुकेशन मिनिस्टर मोदी जी के काल में, और ये वापस से फिर से शपथ ले रहे हैं मोदी जी के ही काल में। ये वही इंसान है जिन्होंने ये कहा था कि पेपर लीक तो हुआ ही नहीं है, फिर वापस से कहा कि हाँ कहीं कहीं हुआ है। और देखिए कितने खुलेआम एक लड़का कह रहा है कि जेल या बेल दोनों मेरे चुटकी का खेल है, जब चाहूँ मैं बाहर आ सकता हूँ। तो ये तभी कोई कहता है जब उसके सर पे किसी नेता का हाथ होता है। तो चलिए सुनते हैं क्या कहते हैं जनाब। कैसे पेपर लीक माफिया कह रहा है कि जेल और बेल उसके लिए सिर्फ एक खेल। रही बात जेल जाने का, तो जेल कल बेल फिर परसों से यही खेल करेंगे। सीबीआई का औकात नहीं पकड़ लिया, उसके घर में करूंगा, नहीं पकड़ेगा, नहीं पकड़ेगा। आज तक कभी स्पॉट से नहीं पकड़ा, कभी मेरा पेपर नहीं पकड़ा। वीडियो वायरल। इनसे मिलिए, ये है पीएम मोदी के तीसरी काल में महिला बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर, जिनको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ लिखने भी नहीं आया। तो ऐसे ऐसे मंत्री और नेताओं के हाथ में तो शिक्षा है, देश का शिक्षा उनके हाथ में दिया गया है, उनके हाथ में सौंप दिया गया है, दोबारा तिबारा ऐसे कर करके। और पता नहीं आगे कितनी बार इन जैसे नेताओं के हाथ में हमारे देश का शिक्षा और हमारे देश के युवाओं की शिक्षा, भविष्य सब कुछ इनके हाथ में है। महिला बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर, जिनको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ लिखने भी नहीं आया। तो एक तरफ जिनको इस्तीफा देना चाहिए वापस से शपथ लिए, और एक तरफ वो महिला जिसको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ लिखने भी नहीं आया, उसको इतना बड़ा मंत्री दे दिया गया है। तो ये तो है मोदी जी के काल के अंदर जो सब कुछ हो रहा है। अब बात करते हैं वही बिहार से पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव जी, जो जब शपथ लेने आए थे तो अपने टी शर्ट पे रीनीट का लिखा हुआ टी शर्ट पहन कर आए थे। लेकिन सांसद के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं खलबली मचा, क्योंकि सब चुप बैठे हुए थे। इन्होंने बाकायदा आवाज़ उठाया कि वापस से एग्ज़ाम किया जाए, लेकिन किसी के कान में जू भी नहीं रहेगा। और ये वही पप्पू यादव हैं जिन्होंने बिहार के अंदर ये बात कही है कि जो गरीब लोग हैं उनका मेडिकल कम से कम फीस में होना चाहिए, मेडिकल यानी उनका इलाज कम से कम फीस में होना चाहिए।
प्रणाम पूर्णिया, प्रणाम बिहार, सलाम बिहार, जोहार बिहार। हम राजेश रंजन और पप्पू यादव बीजेपी के नेता दिल्ली पुलिस के साथ बैठ करके कुछ मुसलमानों को धमकी दे रहे थे, उनको मारने की या कुछ उनके साथ बुरा करने की, लेकिन दिल्ली पुलिस वाले साथ में बैठ करके उनसे पता नहीं किस तरीके का हाँ में हाँ मिला रहे थे, ये तो वही दोनों जाने। अगर यही घटना किसी हिंदू ने किसी मस्जिद में कर दी होती कि कोई सुअर काट के वहां डाल दिया होता, अब तक दंगे हो जाते। हिंदू मेरा सहनशील अभी तक सेंसिटिव मसला है। सब मैं कह रहा हूँ, सिर्फ मैं डीसीपी साहब को भी बोल दिया है, मैंने कमिश्नर साहब को भी फोन कर दिया मैंने, संजय जी को। वैसे 48 घंटे हैं, 48 घंटे में आपको जो करना कर दो, नहीं तो वैसे 48 घंटे बाद यहाँ पे 1.5 लाख मुसलमान है या 2 लाख मुसलमान है, सारे काट दूंगा मैं यहाँ। आज से कुछ साल पहले हिंदू भाई के घर मुसलमान भाई होली पे आया करते थे और ईद पे हिंदू भाई उनके घर जाया करते थे, पर अफसोस पिछले कुछ सालों से नज़ारा देखने को ही नहीं मिलता। अब तो कुछ और ही देखने को मिलता है, क्योंकि अब तो लुका छुपी का खेल शुरू हो गया है। एकता के गीत सुनते हैं चाचा से कि कैसे उनके वक्त में, और ज़्यादा पुराना नहीं, ज़्यादा साल पुराना नहीं, कुछ साल पहले के किस्सा वो सुनाएंगे अपने ही शब्दों में कि क्या था और क्या हो गया। आप बताइए, हिंदू मुस्लिम का मुद्दा है ना? बिल्कुल है। आप यकीन मानो, ये वही एक भिनगा क्षेत्र है जहां पर आज के 30-40 साल पहले यहाँ राजेश ठाकुर द्वारा है, वहाँ रामलीला होती थी। रामलीला में हम लोग जाते थे तो कम से कम अगर 40 हिंदू गया तो 60 मुसलमान जाते थे रामलीला देखने। आज स्थिति इन नेताओं ने ये कर दिया है कि आज अगर वहाँ कुछ होने लगा, कुछ भी होने लगा, तो वहां पे यही डर लगा रहता है कहीं ऐसा न हो विवाद पैदा हो जाए। आज के 40 साल 50 साल पहले चले जाइए, कहीं कुछ नहीं होता था। आराम से हिंदू मुस्लिम बैठ करके रामलीला देखते थे, आराम से हिंदू मुस्लिम बैठ करके ईद मनाते थे, आराम से हिंदू मुस्लिम बैठ करके शुभरात मनाते थे। इनके यहाँ जो ये मुहर्रम होता है, हमारे मोहल्ले में तो हमने अपने पुरखों को देखा है कि कुल्हाड़ी और हंसिया लेकर के उस झाड़ी को साफ करते थे। क्यों? इसलिए कि उनका वो दुलदुल निकलना है, उनका सद्दे निकलना है, वो लोग आते थे। आज उस बीज को, उस दोष को इतना ज्यादा प्रत्यारोपित कर दिया गया है कि हम इनके त्योहार में जाना उचित नहीं समझते हैं और ये हमारे त्योहार में आना उचित नहीं समझते हैं। राहुल गांधी जी, पिछले 10 साल तक जिन नेताओं ने आपको पप्पू कहा, आज आप उन्हीं के सामने विपक्ष के नेता बनकर खड़े हुए हैं और ये 10 साल कितना संघर्ष से गुजरा ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। उम्मीद करते हैं कि जनता जब आपको यहाँ तक पहुँचाई है तो सभी समुदाय के लोग जो 140 करोड़ के अंदर आती है, उन सभी की परेशानी, उन सभी के मुद्दे पार्लियामेंट या पार्लियामेंट से बाहर उठाए जा रहे हैं और सबको एक नज़र से देखा जाए, किसी के साथ भेदभाव ना हो और हर तरह के मुद्दे, चाहे वो किसान हो, चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे वो कोई भी समस्या हो, पेपर लीक हो, कुछ भी, इन सभी पे सवाल उठाना आपकी जिम्मेदारी बनती है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्ते, धन्यवाद।